सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दीपक नाइट्राइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि कोटक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से फिलहाल दीपक नाइट्राइट को एक अपग्रेड रेटिंग मिला है और इनके जो टारगेट्स वगैरह हैं उनको भी उन्होंने रेज किया है, जिसकी बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि टारगेट्स वगैरह जो भी ब्रोकरेज हाउस देते हैं किसी भी कंपनी को लेकर वो एक प्रॉपर रिसर्च के बेसिस पे होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिसर्च के बेसिस पे वो चीज़ हिट हो ही जाए। तो इस वजह से टारगेट को आप इग्नोर कर आप सिर्फ उनके रिसर्च को ही फॉलो करो, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ कि टारगेट कभी भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी होती है। आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप इनके रिसर्च को नोट कर लो, बाकी सभी चीज़ों को इग्नोर भी चाहो तो कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, आप सभी को पता है कि Q3 के अर्निंग्स जो अभी रिसेंटली कंपनी ने रिपोर्ट किया उसमें कंपनी के जो मार्जिन्स थे वो काफ़ी हमें अंडर प्रेशर देखने को मिले थे, क्योंकि वीक प्राइसिंग कंपनी को फेस करना पड़ा था काफ़ी सारे सेगमेंट्स में। और एडवांस इंटरमीडिएट्स यानी कि इनके जो AI सेगमेंट है उसमें डिमांड की भी हमें काफ़ी कमी देखने को मिली थी। और Q3 के पीरियड में कंपनी के जो प्लांट्स हैं वो भी हमें शटडाउन देखने को मिला था ड्यू टू मेंटेनेंस। बट हो सकता है कि Q3 के कंपैरिजन में हमें Q4 वैसा देखने को ना मिले। Q4 में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो भी शटडाउन का बोल सकते हैं प्रॉब्लम था इनके मेन डिवीज़न में फेनोलिक प्लांट में, वो हमें Q3 में ही शॉर्ट आउट होता हुआ दिखा। Q4 में उसका कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, बट कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो हमें आगे भी अंडर प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि दीपक नाइट्राइट के लिए अच्छी रह सकती हैं और इनके जो मार्जिन्स हैं उसमें थोड़ी सी रिकवरी भी ला सकती है, और वो सारी चीज़ें कंपनी के क्रूड ऑयल से जुड़ी हुई हैं। अब आप सभी को पता है कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद रशिया के ऊपर इतने सैंक्शंस जो लगा था, उस सैंक्शंस की वजह से रशिया के जो क्रूड ऑयल हैं वो मार्केट में आना बंद हो गए थे, और क्रूड ऑयल के शॉर्टेज की वजह से प्राइस हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा था। लगभग $120 पर बैरल तक क्रूड ऑयल का प्राइस जाता हुआ दिखा था। बट अभी अगर देखोगे तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफ़ी ह्यूज ड्रॉप हमें देखने को मिली है। फिलहाल क्रूड ऑयल जो है वो $70 पर बैरल के आसपास आ चुका है। पिछले एक महीने में गिरावट करीब उसमें 7% की देखने को मिली है। पिछले एक साल में गिरावट करीब हमें 13% की देखने को मिली है। और दोस्तों अभी जो क्रूड ऑयल का करंट प्राइस है वो 2022 के प्राइस के आसपास आ चुका है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिनेरियोज जो केमिकल कंपनीज के लिए ख़राब होना शुरू हुई थी वो 2021-22 से ही देखने को मिला था, जब $60 के ऊपर क्रूड ऑयल का प्राइस निकला था और सीधा डबल हो गया था। तो उस टाइम जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स अब तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बट हाँ, अभी जो रेंज के आसपास क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमें दिख रहे हैं वो रेंज दीपक नाइट्राइट जैसी कंपनीज या फिर बाकी के जो केमिकल कंपनीज हैं उनके मार्जिन्स में थोड़ा सा बढ़ावा ला सकती हैं, क्योंकि इनके जो रॉ मेटल होते हैं वो क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव से ही निकलता है। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े रहेंगे तो ऑटोमेटिक इनके जो रॉ मेटल कॉस्ट हैं वो भी बढ़ेंगे, जिससे इनके प्रोडक्ट के कॉस्ट भी बढ़ेंगे। बट प्रोडक्ट को बेचने के लिए कंपनी कॉस्ट को बढ़ाती नहीं है, इस वजह से कंपनी को वहाँ पर मार्जिन कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और चाइना के ऊपर जो सबसे बड़ा बोल सकते हैं, चाइना के ऊपर नहीं, चाइना इनफैक्ट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम दे रखी है वो हो सकता है कि इस बार हमें Q4 तक ही देखने को मिले। अगले फाइनेंशियल ईयर से कंपनी को मार्जिन्स प्रॉब्लम और चाइना की प्रॉब्लम उतना हो सकता है कि देखने को ना मिले। और इन सारी चीज़ों का जो प्रॉपर गाइडेंस है वो मेरे मुंह से नहीं सुनने को मिलेगा आपको। ये सारी चीज़ों का प्रॉपर गाइडेंस हर कंपनी अपने Q4 के साथ देते हुए नजर आएंगे। सो दीपक नाइट्राइट के अगर आप इन्वेस्टर हैं तो Q4 के सिर्फ नंबर्स के साथ सिर्फ नंबर को ही मत देखना, उसके साथ आप इस कंपनी के गाइडेंस को भी देखना है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंपनी का क्या प्लान है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब आज के दिन देखा जाए तो HAL के साथ बाकी की जो डिफेंस कंपनी है वो बहुत ही ज़्यादा फोकस में रहती हुई दिखी थी। रीज़न दोस्तों ये था कि यूरोपियन यूनियन ने फिलहाल डिफेंस बजट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है और लगभग 800 बिलियन यूरोस तक कर दिया है, जिसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो $850 बिलियन का बजट हमें देखने को मिला है यूरोप का, या फिर बोल सकते हैं यूरोपियन यूनियन का। और इन सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सॉरी, उसके अलावा भारत डायनेमिक्स, डेटा पैटर्न, जेन टेक्नोलॉजी, HAL, मैजगन डॉग, कोचिंग शिपयार्ड, ये सारी कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखी है।
क्योंकि ये सारी कंपनी उन सारी कंपनीज के साथ जुड़ी हुई है जो यूरोप में काम करती है, फ्रांस में काम करती है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए अभी रिसेंटली HL ने कुछ कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया था, पार्टनरशिप किया था, और वो जो कंपनी थी वो यूरोप बेस्ड ही कंपनी थी। तो ओवरऑल यूरोप की कंपनी को अगर मान लो बढ़ावा मिलता है, उनके डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ जाते हैं, तो उनको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, जिससे अल्टीमेटली उनके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बढ़ेंगे और उनसे जुड़ी जो कंपनीज़ हैं उनको भी अच्छे खासे कामकाज मिलते हुए दिखेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेट हाइक्स की वजह से IT कंपनी क्यों गिरी थी, क्योंकि US के जो बैंक्स थे उनके नंबर्स हमें स्लो होते हुए देखने को मिले थे रेट हाइक्स की वजह से। और रेट हाइक्स की जब प्रॉब्लम हुई थी तो उसके बाद हमने देखा कि हमारे IT कंपनी के नंबर्स भी स्लो हुए थे, क्योंकि मेन जो उनका कामकाज आता है अमेरिका के बैंक से वही ख़राब परफॉर्म कर रही थी। बट अमेरिका के बैंक जब अच्छा परफॉर्म करने लगी तो हमारी गाइडेंस जो है IT कंपनीज़ के वो अच्छे देखने को मिले। तो वही सेम चीज़ हमें हमारी डिफेंस कंपनी से भी देखने को मिल सकता है। अब देखा जाए तो HL ने पिछले कुछ टाइम से काफ़ी अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ हमें दिखा रखी है, बट कंपनी के रेवेन्यू अगर 20% के ऊपर निकल जाते हैं तो पर्सनली मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। और पिछले कुछ टाइम में जो गिरावट कंपनी में हुई है वो करीब 38-39% के आसपास है, बट ये गिरावट अगर 40% 45% के आसपास जाती है तो कंपनी का जो पेग रेशो है वो कंपनी का करंट वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिखाने लगेगा। तो इस वीडियो में किसी भी तरह का बाई सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। अब वारी एनर्जीज से रिलेटेड दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुआ है कोटक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ही। पिछले कुछ टाइम में वारी एनर्जीज का शेयर हमें 23% तक लगभग गिरता हुआ दिखा। अब इसके रीजंस तो आप सभी को पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, अब चाइना जो है वो US में काफ़ी अच्छा कामकाज करती थी, बट चाइना के इंपोर्ट में एक बैरियर हमें देखने को मिला, जिसके रिप्लेसमेंट में इंडियन कंपनीज़ ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई। अब रिप्लेसमेंट में इंडियन जो कंपनी थी सोलर मॉड्यूल्स की वो थी वारी एनर्जीज, जो कि डोमेस्टिक के साथ एक्सपोर्ट पे भी फोकस करने लगी थी 2022 के फाइनेंशियल ईयर से। और वहाँ से अगर देखा जाए तो कंपनी के जो एक्सपोर्ट के सेल्स थे वो कंपनी को इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए कि कंपनी के नंबर्स हमें 14 टाइम्स ग्रो होती हुई नजर आई। 2021 में जो कंपनी के सेल्स थे 480 करोड़, तो वही 2024 में कंपनी के जो सेल्स थे वो 6570 करोड़ तक चला गया था। और एक्सपोर्ट के जो नंबर्स हैं वो 57.6% का कंट्रीब्यूशन कंपनी के टोटल रेवेन्यू का करते हुए दिखे थे, जो कि 2021 में सिर्फ 24.6% था। अब दोस्तों बात करें US में जो कंपनी बिजनेस करती है वो 28 सेंट पर वॉट पे करती है अगर हम लेट 2024 की बात करें, और यहाँ से कंपनी को लगभग 20% का मार्जिन मिलता है, जो कि अगर इंडिया से कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा हमें बढ़कर देखने को मिलेगा। और हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो US से वारी एनर्जीज को अच्छा खासा हेल्प मिला है ग्रो करने में, बट अभी के जो सिचुएशंस हैं वो थोड़ी सी क्लियर हमें देखने को नहीं मिल रही है। US के जो न्यू प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं उन सारी चीज़ों की वजह से जो उनकी डोमेस्टिक सोलर एनर्जी कंपनी है उनको फ़ायदा हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वारी एनर्जीज के जो बोल सकते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन थे 44%, वो रिड्यूस होकर 20% के आसपास आ सकते हैं US में। और इन सारी चीज़ों की वजह से वारी एनर्जीज का शेयर लगातार हमें थोड़ा सा वीक परफॉर्म करता हुआ दिखा है पिछले कुछ समय में। अब इन सारी चीज़ों को हाईलाइट कोटक इंस्टीट्यूशंस ने किया है, तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ी सी रिसर्च पर्पज़ के लिए देखना, ना कि किसी भी तरह का रिकमेंडेशन समझना। बाकी कोई भी बाई सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। नाम है दोस्तों कोफोर्ज। रिसेंटली कोफोर्ज ने काफ़ी बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए। पहला, कंपनी ने 2 कंपनी को एक्वायर किया। दूसरा अनाउंसमेंट, कंपनी ने $1.6 बिलियन डील साइन किया है। और तीसरा, 1:5 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट किया है। तो मल्टीपल न्यूज़ की वजह से कोफोर्ज उस दिन 6 से 8% तक की तेज़ी भी दिखाती हुई दिख रही थी। सो अगर आप कोफोर्ज के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए अच्छी है। इन्वेस्टर नहीं हो इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी किसी भी तरह का बाई सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा और इसे लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।